दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पहली और आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है चुनावी राज्य बिहार से। देश की सियासत तमाम हथकंडों से भरी हुई है। बीते 7 दशक में आपने ना जाने कितने खुरपेंच देखे होंगे कि चुनाव जिताया किसी ने लेकिन ताज किसी और को मिल गया। देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, हर साल सीएम की रेस देखने को मिलती है, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीएम फेस की खबर देने वाले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि बिहार में सीएम फेस बनकर घूमने की तेजस्वी यादव की इच्छा पर कांग्रेस ने बड़ी ही कुशलता से ब्रेक लगा दिया है। जी हां, यही खबर है। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव बिहार में रैलियां, रोड शो तो करते रहेंगे, लेकिन भीड़ के सामने खुद को ऑफिशियल तौर पर सीएम कैंडिडेट नहीं प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इसे राहुल गांधी का कारनामा कहें या कारस्तानी, लेकिन उन्होंने ऐसा पेच फंसाया है कि तेजस्वी यादव से भाषणों में चौड़े होकर बोलने का नैतिक अधिकार छीन लिया कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। तो राहुल गांधी और तेजस्वी के बड़े भाई और छोटे भाई वाले रिश्ते में, कांग्रेस आरजेडी के राजनीतिक रिश्तेदारी में कैसे ये क्लाइमेक्स आया है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के चुनाव प्रचार में तेजस्वी के सीएम फेस वाले टशन को ताजा कर लें। देखिए। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल 5 साल छोड़िए, 20 महीना खाली देके दिखाइए तेजस्वी को। देखिए कैसे बिहार को आगे ले जाते हैं। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे उसको भी हम लोग लागू करेंगे। चुनाव तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये लोग समझ नहीं रहे। हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, सत्ता आने वाली है। अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। तो ये कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव का कल तक का था। आज हो सकता है चेहरे पर ऐसा तेज आपको नजर नहीं आया हो। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनने की लालसा पर कांग्रेस पार्टी ने कल ही ब्रेक लगा दिया था और उसे वोट चोरी का मुद्दा बूथ लेवल तक ले जाने के लिए कह दिया है। लेकिन इसके आगे उन्होंने 7 लाइनें कहीं जिनमें आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी खबर थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की ओर से कहा गया, महागठबंधन एकजुट है और मिलकर ही चुनाव जीतेगा। जितने योग्य सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा। आरजेडी से सीटों और सीएम पर कोई टकराव नहीं है। चुनाव से पहले सीएम फेस ना देने पर सहमति है। आप जरा इस लाइन को गौर से देखिए। चुनाव से पहले सीएम फेस ना देने पर सहमति है। सीएम फेस देने से वोट शिफ्ट का खतरा रहता है। जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। हम मिलकर लड़ेंगे लेकिन झुककर नहीं लड़ेंगे। इनमें 2 लाइनें बेहद महत्वपूर्ण हैं। सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा और मिलकर लड़ेंगे लेकिन झुककर नहीं लड़ेंगे। यह भी राहुल गांधी की ओर से साफ किया गया। मिलकर लड़ने की बात कहकर राहुल गांधी ने बीजेपी के उस प्रचार की हवा निकाल दी कि कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो सकते हैं और सीटों के झगड़े में महागठबंधन चुनाव से पहले ही टूट सकता है। लेकिन असल झटका तेजस्वी को दिया उनकी सीएम प्रोजेक्ट होने की हसरतों पर वीटो लगाकर राहुल गांधी ने। इस पर यह भी कह दिया कि खुद आरजेडी भी इससे सहमत है। पूरे बिहार को यह तर्क गले उतारने में वक्त लगेगा कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने से महागठबंधन का यादव और मुस्लिम कोर वोटर भला कैसे बच जाता है। वैसे तेजस्वी को कांग्रेस के तेवर कल CWC से पहले भी समझ आए होंगे, जब DK शिव कुमार ने कहा था कि बिहार में सीएम का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। सुनिए। CM face of India alliance, sir. Who will be the CM face, sir? Congress or RJD? They will announce
My AICC president will announce it. डीके ने यह नहीं कहा कि सीएम फेस महागठबंधन तय करेगा, यह भी नहीं कहा कि लालू जी और खड़गे जी इसको तय करेंगे। दो टूक कह दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही तय करेंगे और CWC में राहुल गांधी ने यही नए ढंग से कहा है। CWC में कांग्रेस और राहुल गांधी की लाइन लेंथ से एक संकेत तो साफ मिलता है कि उसके मन की अवस्था क्या है और मोल भाव का स्तर क्या है। पहली लाइन देखें, हम मिलकर लड़ेंगे, झुककर नहीं लड़ेंगे। क्या ये सीधी सौदेबाजी तो नहीं है कि तुम हमें ज्यादा सीटें नहीं दोगे तो हम भी तुम्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने वाले। दूसरी लाइन देखें, जिसके ज्यादा MLA होंगे उसका सीएम होगा। क्या कांग्रेस को उम्मीद है कि आरजेडी उसे ज्यादा सीटें दे देगी? उसमें भी वो आरजेडी से ज्यादा सीटें क्या जीत सकती है? आरजेडी पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है कि तेजस्वी को महागठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लालू जी ने या तेजस्वी ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाई। लेकिन कांग्रेस को क्या तेजस्वी की योग्यता पर संदेह है? तो क्या इसीलिए राहुल अभी से तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मान रहे? वो भी तब जबकि तेजस्वी डंका बजा बजाकर उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। ध्यान से सुने, जब साझा यात्रा में तेजस्वी यादव ने राहुल को पीएम कैंडिडेट बताया था तो बदले में उन्हें सीएम फेस बताने से राहुल गांधी कैसे दाएं बाएं हो गए थे, परहेज कर गए। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। राहुल गांधी को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा मजा राहुल गांधी के इस बयान ने किरकिरा कर दिया। राजनीति में बड़ा सोचना वैसे सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस वाकई ये सोच रही है कि ज्यादा सीटें लेकर आरजेडी से भी क्या वो आगे निकल जाएगी और सीएम भी अपना बना लेगी। तो हम आश्चर्य ही इस बाबत कर सकते हैं, आप भी यही करें, क्योंकि सूत्रों से यह भी जानकारी है कि बिहार की 243 सीटों में से आरजेडी का मन 140 सीटों पर खुद लड़ने का है अकेले, और कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें देने का है। लेफ्ट पार्टियों को 35 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी को वो सिर्फ 16 सीटें देने के पक्ष में है। यानी पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 जीती थी, लेकिन आरजेडी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 18 सीटें घटाकर सिर्फ 52 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है। और इसी में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई कि आरजेडी ने कांग्रेस का सीटों की अदला बदली का जो ऑफर है उसको भी ठुकरा दिया है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को 70 सीटों के अंदर ही वो सीटें देगी। कांग्रेस चाहती है कि वो पिछली बार की 70 सीटों के दायरे से बाहर भी चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी का अनुमान है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद उसका वोट का दायरा बढ़ा है, वो काफी मजबूत हुई है। कांग्रेस बिहार में चुनावी माहौल बनने से पहले ही अलर्ट हो गई थी। कई बार कह भी चुकी थी कि गठबंधन के नाम पर उसे ठगा जाना मंजूर नहीं होगा। ये नहीं चलेगा कि उसके खाते में कमजोर सीटें आएं, जहां जीत की संभावना ना के बराबर या बहुत कम हो। गठबंधन में सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। बराबरी इन द सेंस कि जब संतुलन सीटों की होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हिस्से में सब खराब सीटें जा रही हैं या किसी और के हिस्से में सब अच्छी सीटें जा रही हैं। आपको भी अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीटें आपको भी मिलेंगी, किसी और को अच्छी भी मिलेंगी और खराब भी मिलेंगी। तो संतुलन रहना चाहिए, ये हम मानते हैं और हमारे गठबंधन के सारे पार्टनर्स मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों से लगता है कि वो पूरा गुणा भाग करके बैठी हुई है कि अगर वो ज्यादा सीटें ले ले तो संभव है कि बिहार में तेलंगाना रिपीट हो जाए।
जहां बीआरएस के खिलाफ माहौल बीजेपी ने बनाया था, इसी में लॉटरी कांग्रेस पार्टी की खुल गई थी। कल सीडब्ल्यूसी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी यही बताना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी की बहार है। अब बड़ा सवाल है, क्या इस यात्रा के बाद से ही कांग्रेस का मन बदला है? तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट होने से रोक देना, उस पर यह कहना कि चेहरा तो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। सवाल है, कांग्रेस में ये दम कहां से आ गया? 35 साल से बिहार की सत्ता से बेदखल होकर आरजेडी की पिछलग्गू बनकर उसकी शर्तों पर चल रही कांग्रेस क्या वाकई इस बार अपनी शर्तें रखने की हालत में है? क्या इस स्थिति को भांपकर ही राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद तेजस्वी ने अलग से अधिकार यात्रा शुरू की थी, ताकि राहुल को बिहार में कांग्रेस से बड़ा आरजेडी का वजूद दिखाया जा सके? 16 सितंबर को ही एबीपी न्यूज के दिए इंटरव्यू में तेजस्वी आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि 10 से 15 दिन में सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। सुनिए। बीजेपी कह रही है कि कि हम लोग के यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, महागठबंधन में कंफ्यूजन है, लेकिन सर आपकी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार है, आप लोग बड़ी पार्टी हैं, आप चेहरा ये अंडरस्टूड है, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ कंफ्यूज रह रही है? क्या लग रहा है? खास करके उसके प्रभारी जो है अखिलेश सिंह तो सीधा बोलते हैं कि तेजस्वी चेहरा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे 10 दिन बाद हो, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे 10 दिन बाद हो, क्या दिक्कत है? तो जितना समय तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया था वो समय तो अब पूरा हो गया और कांग्रेस पार्टी का बयान भी आ गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे और वो भी चुनाव के बाद। बिहार को अभी नहीं पता कि शर्तों की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी के बीच आगे कितने दिन निभेगी, लेकिन बीजेपी भविष्यवाणी कर रही है कि ये दोनों सीटों के लिए लड़ते लड़ते ही साफ हो जाएंगे। श्री जेपी नड्डा जी ने काफ़ी अनुभवी और बिहार मामलों में लगातार काम करने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को वहां का चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री और अनुभवी राजनेता श्री CR पाटिल जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव सह प्रभारी घोषित किया है। हम रिकॉर्ड विजय हासिल करेंगे इनके नेतृत्व में, एनडीए फिर से एक बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस और आरजेडी के अंदर खाने की लड़ाई कब सतह पर आ जाएगी अभी से नहीं कहा जा सकता। ओवैसी का जो स्टाइल है वो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा नायाब है। ओवैसी अपना एक हाथ तेजस्वी की तरफ दोस्ती के लिए बढ़ा रहे हैं और दूसरे हाथ से उन्हें मुक्का भी दिखा रहे हैं। ओवैसी बिहार की सीमांचल में एक बार फिर दाखिल हो चुके हैं। तेजस्वी से कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, AIMIM को महागठबंधन में लेकर सिर्फ 6 सीटें ही दे दो, वरना ये कि लालू के M और Y में से सारे M यानी मुसलमान अपने साथ वो खींच कर ले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री दूसरी हुई है। ओवैसी का सारा गुणा भाग 18% मुस्लिम वोटों का है, जो 47 सीटों पर अपना असर रखते हैं। MIM ने 2020 में BSP और RLSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने 11% वोट अपनी ओर खींचे थे। ओवैसी के 5 विधायक चुने गए, लेकिन बाद में खेला हो गया जब आरजेडी ने इनमें से 4 विधायक तोड़ लिए। अनुमान था कि ओवैसी इस बार बदला लेने बिहार जाएंगे, लेकिन जाने से पहले 2 बार उनकी पार्टी ने लालू यादव को बकायदा चिट्ठी लिखी कि गठबंधन में ले लो, 6 ही सीटें दे दो, लेकिन तेजस्वी यादव ने टका सा जवाब दे दिया। तो अब ओवैसी बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो, अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। अभी 2 दिन और हैं जिनमें वो नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं और सारा का सारा फोकस रहेगा मुस्लिम वोटरों पर। सीमांचल की इन 4 जिलों में 24 विधानसभा की सीटें हैं और हार जीत का फैसला मुस्लिम तय करते हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम है, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है।
हालांकि महागठबंधन में जिस तरह का मोलभाव चल रहा है उसमें ओवैसी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हुए बिहार के चुनावी माहौल के बीच मैंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई गाली बिहार की जनता इसका जरूर बदला लेगी। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। सुनिए। आप बिहार से आते हैं, वहां पले बढ़े, उच्च शिक्षा भी उस राज्य से आपने हासिल की। 1 महीने के बाद वहां पर चुनाव होने हैं, वहां के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हैं? और हाल ही में हम सब ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मंच से गाली दी गई, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का वो मंच था और उसके बाद बाकायदा एआई वीडियो भी बनाकर जारी कर दिया जाता है। तो राजनीति का ये जो स्तर है वो क्या बतलाता है बिहार के संदर्भ में? यह अति निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। बिहार की जनता बहुत संस्कारी है। बिहार संस्कारों के लिए जाना जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो वो लोकतंत्र की जननी है। बिल्कुल। और बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। वो इस तरीके का कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए बिहार के, और ये कोई वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो समय पर जवाब देते हैं, उसका जवाब उनको समय पर मिलेगा। लेकिन जब भी आप लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा लेकर आ गए हैं सामने और बिहार में आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ अलग अलग जगहों पर रोड शो रैलियां की हैं। एसआईआर का मुद्दा क्या आपके लिए चुनौती है? आप बिहार में सर्वे करा लीजिए एसआईआर कितना इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था ना कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, फलानी चोरी हुई। हालांकि वो मैं आंकड़े दे चुका हूँ, मैं चाहूँगा कि वो आंकड़े एक बार आपके, इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन 3 स्टेटमेंट में 3 अलग अलग आंकड़े दिए। तो उनका कोई रिसर्च भी उनसे नहीं कर, उनका ऑफिस नहीं करता है जो इस बात को बता सके कि कौन सी आंकड़े हैं और कौन से सही हैं और कौन से गलत है। हमारे यहाँ एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़, और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। तो ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने नहीं आता, जिनको इलेक्शन जीतने के लिए आशीर्वाद जनता का नहीं मिलता, और ये फिर इलेक्शन कमीशन को गाली दे बकते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स को गाली बकते हैं। तो ये इनका तरीका है। इसी तरह का सवाल राहुल गांधी से जब मंच पर पूछा गया तो उन्होंने कहा लोकतंत्र को बचाना हमारा काम नहीं है, मैं विपक्ष का नेता हूं, सवाल उठाना मेरी जिम्मेदारी है। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? गैर जिम्मेदाराना, बचकाना, बचपना। इतनी बड़ी कांग्रेस का, इतना बड़ा विपक्ष का नेता डज नॉट अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने सुन लिया है जनहित में अब बात बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर की। बिहार में एनडीए की जीत तय करने के लिए बीजेपी ने अपने 3 महारथियों को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, तो सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से बीजेपी ने इस त्रिमूर्ति को 2025 में बिहार विजय का काम सौंपा है। आज दोपहर 3 बजे पार्टी ने चुनावी राज्य बिहार के प्रभारी और सह प्रभारियों की टीम की घोषणा की। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को चुनावी रणनीति का टास्क मास्टर बनाया गया। उनके इस काम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मदद करेंगे। तीनों नेताओं की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी पार्टी ने उन्हें फौरन मिशन में जुट जाने का आदेश दिया है। प्रधान, पाटिल और मौर्य तीनों ही बीजेपी के तपे तपाए, आजमाए और कामयाब रणनीतिकार माने जाते हैं। तीनों के पॉलिटिकल सिबिल स्कोर को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2025 में भी महागठबंधन पर 20 साबित होने का टास्क दिया था। इनकी राजनीतिक और चुनावी खूबियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले नई जिम्मेदारी पर इन नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है सुनाते हैं आपको। सबसे पहले सुनिए धर्मेंद्र प्रधान को। वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सफल नेतृत्व पिछले 20 सालों में वहाँ हम दायित्व में हैं, एनडीए की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सहयोग, दूरदृष्टि और उनकी नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व दोनों मिलकर बिहार में फिर लोगों ने हमको सेवा करने का अवसर देंगे, यह हमारा स्पष्ट विश्वास है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया में लिखा है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर हृदय से आभार और हार्दिक अभिनंदन।
संगठन के मार्गदर्शन और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हम सभी मिलकर बिहार में विकास को समर्पित कमल खिलाएंगे। पार्टी की ओर से जारी चिट्ठी के साथ वो आगे लिखते हैं, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार। वहीं सीआर पाटिल ने भी एक्स पर बीजेपी की चिट्ठी और आदेश को रीपोस्ट कर अपनी नई जिम्मेदारी कबूल की है। बिहार की राजनीति पर चर्चा हो और जाति का जिक्र न आए, यह मुमकिन ही नहीं। ऐसे में आपको बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारियों की जाति की गाथा भी सुना देते हैं, क्योंकि उस चश्मे से भी बिहार की राजनीति में इनको देखा जा रहा है। उससे पहले समझना जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव की कमान सौंपने के मायने आखिर क्या हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान की पॉलिटिकल केमिस्ट्री। ये तस्वीरें बीते महीने 26 अगस्त की हैं, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों की गर्मजोशी भरी मुलाकात और मुस्कुराते चेहरों वाली तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि दोनों की आपसी समझ कितनी बेहतर है। बिना लाग लपेट के कहें तो धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाने का मतलब है नीतीश कुमार को खुश रखा जाए, उनके मन में सीएम की कुर्सी को लेकर छाए आशंका के हर बादल को दूर कर दिया जाए। बिहार जैसे जटिल जातीय समीकरण वाले राज्य में उनकी संगठन क्षमता और चुनाव प्रबंधन का अनुभव पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। 2012 में बिहार से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। उधर देवेंद्र फडणवीस 2020 के चुनाव में बीजेपी की ओर से इस भूमिका में थे। तब भूपेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी थे। फडणवीस भूपेंद्र के दौर में ही चिराग एपिसोड हो गया था, जिसका नतीजा रहा कि एनडीए में जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। गठबंधन में खटपट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2022 में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा, आरजेडी से हाथ मिला लिया। इसके फौरन बाद विनोद तावड़े को बीजेपी ने बिहार का प्रभारी बनाया और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव आते आते नीतीश भारतीय जनता पार्टी के पास वापस लौट आए। इस तरह से अब तावड़े और प्रधान की टीम बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन के सारे कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन प्रभारी दिवंगत अनंत कुमार के साथ सह प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। तब जेडीयू और बीजेपी दोनों को रिकॉर्ड सीटें मिली थीं। कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान से नीतीश इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि सीटें चाहे जितनी आए, एनडीए की जीत होने पर उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए अब बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की जाति गाथा भी सुन लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने तीनों प्रभारी ओबीसी वर्ग से बनाए हैं। तो माना यह जा रहा है कि बिहार के 27% ओबीसी वर्ग को साधने का यह सांकेतिक संदेश भी है। सबसे पहले बात धर्मेंद्र प्रधान की कर लेते हैं, जो नीतीश कुमार की तरह ही कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। प्रधान ने खुद संसद में इस पर मुहर भी लगाई थी। सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य कोयरी कुशवाहा जाति से हैं, जिन्हें यूपी में मौर्य जाति कहते हैं। सह प्रभारी सीआर पाटिल, जो मूलतः मराठा हैं, लेकिन बीते 5 साल से गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो गुजरात में बीजेपी के पहले और गैर गुजराती प्रदेश अध्यक्ष बने। इस तरह से बीजेपी ने जिन 3 चेहरों को बिहार चुनाव में प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है, वो तीनों ही पिछड़ी जातियों से आते हैं। अब इनकी सियासी और चुनावी खूबियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। अभी पिछले साल ही हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक में धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रणनीति की बेहद अहम भूमिका रही, क्योंकि वही विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रभारी बने थे। ये कमाल तब हुआ जब तमाम चुनाव विशेषज्ञ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वापसी के आसार जता रहे थे। वहीं सीआर पाटिल संगठन के मंझे हुए नेता हैं। 2022 में उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी ने गुजरात में 182 में से रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पाटिल के कामकाज के मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। वो नवसारी सीट से लगातार 4 बार सांसद हैं। चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट में पाटिल को महारत हासिल है। अब आ जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, जो 2017 से ही यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। 2022 में वो खुद विधानसभा चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन 2017 में उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने यूपी में 403 में से रिकॉर्ड एनडीए को 325 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 15 साल बाद सूबे की सत्ता में प्रचंड वापसी की, तब उनका नाम सीएम पद के दावेदारों में भी शुमार था। अब बीजेपी की ये त्रिमूर्ति बिहार में कितना कमाल कर पाती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे
देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की। आखिर कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है? बीते हफ्ते भर से देश में आई आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ शहर शहर तनाव का माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। अब इसका काउंटर भी होने लगा है। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं। कल रात इस विवाद में गुजरात के एक इलाके में दंगा भी भड़क गया। बुधवार रात की ये तस्वीरें हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले में हिंसा भड़क उठी। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हुआ ये कि गांधीनगर के बहियल में एक युवक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट कर दिया, जिसके बाद गरबा पंडाल सहित कई जगहों को निशाना बनाया गया। फिलहाल गांधीनगर में तो स्थिति काबू में है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में आई लव वाला ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद सांप्रदायिक रंग लेता दिख रहा है। उज्जैन में आई लव महाकाल लिखा पोस्टर लेकर लोग गरबा पंडाल में दिखे। वाराणसी में आई लव महादेव का पोस्टर मंदिर में नजर आया और मुंबई में भी आई लव महादेव पोस्टर लेकर लोग गरबा पंडाल में पहुंचे। अब कहानी यह है कि बरेली में आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा ने कल पैदल मार्च का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के विरोध में हिंदू महासभा आज सड़क पर उतर आई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बरेली में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि कानून कोई भी हाथ में न ले। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो पांचों वक्त तमाम लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए ताकि पैगंबर इस्लाम की आंखों को हम ठंडक पहुंचा सकें। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस नौजवानों से, कि रोडों पर उतर करके कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब न करें, कानून को अपने हाथ में न लें। इन दिनों देश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुलूस निकाले जा रही हैं। विवाद की जड़ में है कानपुर की 10 सितंबर की घटना। आरोप है कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अब उसका विरोध करने के लिए देश में इसका कैंपेन चलाया जा रहा है। माहौल को तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। इसी चक्कर में उत्तराखंड के काशीपुर में 21 सितंबर को बवाल हो चुका है। माहौल बिगाड़ने के लिए कोई एक बहाना हो तो कहा जाए। अब रांची से जो तस्वीर आ रही है उसके बारे में देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। झारखंड की राजधानी में एक दुर्गा पूजा का ऐसा पंडाल बनाया गया है जो बिल्कुल हूबहू चर्च की शक्ल का है। अब इसको लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाए हैं, विरोध किया है। पहली नजर में आप बड़ी आसानी से धोखा खा जाएंगे और मान बैठेंगे कि ये किसी निर्माणाधीन चर्च का वीडियो है। धोखा बहुत से लोग खा भी रहे हैं, लेकिन आप ठहरिए। क्योंकि ये चर्च बिल्कुल नहीं है। ये एक दुर्गा पंडाल की तस्वीर है जो झारखंड की राजधानी रांची में बनाया जा रहा है। रातू रोड पर बन रहे पंडाल के अंदर माता मरियम से लेकर ईसा मसीह की तस्वीरें बनाई गई हैं और इसी चर्चनुमा पंडाल में देवी मां की प्रतिमा स्थापित होने वाली है। बीजेपी ने इस पंडाल को लेकर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि क्या चर्च में देवी मां को स्थापित करेंगे? एक चर्च का प्रारूप देना, चर्च में मां दुर्गा को स्थापित करना, या जो आयोजन करता है वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझ से बाहर है। ये तो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने वाली है। विश्व हिंदू परिषद को इस बात से दिक्कत है कि देवी मां जहां विराजेंगी वहां मरियम की मूर्ति क्यों लगी है। वीएचपी इस पंडाल के बहाने सोरेन सरकार को सवालों में घेर रही है। हमारे पूजा के पंडालों के अंदर क्रिश्चियनिटी को घुसा रहे हैं, उसे सरकार की हिंदू द्रोही और क्रिश्चियन मिशनरी को सपोर्ट करने वाली नीति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। पूजा समिति के अध्यक्ष जेएमएम के नेता हैं। उनका कहना है कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।
सत्ता में बैठी कांग्रेस भी कह रही है कि ये महज एक कला है, इससे अलग कुछ सोचना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि यह कला है, एक कला को किसी धर्म के किसी समुदाय से जोड़ना यह ठीक नहीं है। वैसे वेटिकन सिटी की तर्ज पर बन रहा पंडाल विवादों में घिर गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लग रहा है। विवाद जो भी हो, लेकिन अब नवरात्र के 4 दिन हो चुके हैं। ऐसे में लगता नहीं कि अब कुछ होने वाला है। जनहित में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का, जो इन दिनों पेपर लीक के मुद्दे पर सुलग रहा है। गुस्से की आग धामी सरकार की चौखट तक जा पहुंची है। मुस्लिम मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद सीएम धामी ने कल नकल जिहाद का जिक्र किया था, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, मामला शांत होने के बजाय वहां पर उग्र होता जा रहा है। देखिए। उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे ने धामी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। युवाओं के गुस्से की ये सबसे नई तस्वीर हल्द्वानी से आई है, जहां प्रतियोगी छात्रों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। अगर सरकार इतनी निष्पक्ष है, इतनी साफ है, इतने ये सफेद पोस्ट लोग साफ हैं, इनमें काले धब्बे नहीं है, तो ये लोग सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते हैं? देहरादून में एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जब हमने खून बहाया, उस आंदोलन में खून बहाने के बाद एक नकल विरोधी कानून आता है। हम बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सर, ये मेरा पहला पेपर था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छात्रों के आरोप है कि जो आरोपी पकड़े गए वो महज प्यादे हैं। पेपर लीक कांड के असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद है। वहीं सीएम धामी पेपर लीक को खुद की सरकार के खिलाफ साजिश करार दे रही है। पेपर जिहाद का राग दोहरा रही है। देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। छात्रों के गुस्से की गर्माहट सरकार भी महसूस कर रही है। कल ही सीएम धामी ने पूरे मामले के लिए एसआईटी गठित की थी। मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद, हाकम सिंह और पंकज गौड़ पुलिस की गिरफ्त में है। कई कर्मचारी भी सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, परीक्षा केंद्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी शामिल हैं। सरकार ने जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी, लेकिन जिन छात्रों ने ईमानदारी से पेपर दिया वो मायूस है। उत्तराखंड से एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां पर मुजफ्फरपुर जिले में एक विधानसभा सीट है गायघाट। यहां सीट की दावेदारी के लिए एनडीए नेताओं में ही सियासी संघर्ष हो रहा है, जिसकी हिंसक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। एनडीए के मंच पर मारपीट, टिकट के दावेदारों से भिड़ंत, पंडाल में चली कुर्सी, वैसे तो एनडीए के विधानसभा सम्मेलन में ये बात आम हो चुकी है, लेकिन गायघाट की ये घटना इसलिए है क्योंकि दूसरे दावेदार से भिड़ने वाली कोमल सिंह सांसद और एमएलसी की बेटी है। कोमल सिंह पिछला चुनाव एलजेपी आर के टिकट पर लड़कर हारी थी। इस बार भी दावेदार हैं। उन्हें चुनौती पूर्व विधायक महेश्वर यादव की बेटी प्रभात किरण से मिल रही हैं, जो जेडीयू के नेता हैं। मंच पर कोमल और किरण की भिड़ंत हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को किसी तरह से संभाला, लेकिन पंडाल में दोनों के समर्थकों के बीच जमकर कुर्सियां चली। एनडीए के कार्यक्रम इन दिनों कुर्सी की सियासत का शिकार हो रहे हैं। गायघाट से पहले सोनपुर में कुर्सियां चली थी, जब टिकट के 2 दावेदार भिड़ गए थे। उससे पहले नरपतगंज का नजारा भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कहीं जेडीयू वाले एलजेपी से भिड़ रहे हैं, तो कहीं बीजेपी वालों की भिड़न बीजेपी वालों से ही हो रही है। उधर जीतन राम मांझी आज गया के टिकारी में एलजेपी समर्थकों पर
एनडीए सम्मेलन के दौरान भड़क गए। मंच पर उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। टिकारी सीट पर अभी मांझी की पार्टी के अनिल शर्मा विधायक हैं। वैसे भी चिराग की पार्टी से सीटों पर दावेदारी को लेकर मांझी की तनातनी चल रही है। खबरों के आगे बढ़ते हुए देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आज भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश ने आत्मरक्षा के लिए चलती ट्रेन से भी मिसाइल दागने की ताकत पैदा कर ली है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में एक रेल के जरिए मोबाइल अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। परीक्षण यह दुश्मन के लिए बेहद बुरी खबर है। ये भारत की बढ़ती ताकत की सबसे नई तस्वीर है। अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल टेस्ट का यह बेहद रोमांचित कर देने वाला दृश्य है। चलती ट्रेन से मिसाइल दागने में भी भारत ने महारत हासिल कर ली है। इसके सफल परीक्षण की ये तस्वीरें हर देशवासी को गौरवान्वित कर रही हैं। ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन को निपटा सकती हैं। भारत ने पहली बार रेल आधारित मिसाइल सिस्टम तैयार किया है। ये एक खास तरह का ट्रेन पर बना सिस्टम है। ये सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर ही चलता है। ये दुश्मन को 2000 किलोमीटर दूर जाकर अटैक कर सकता है, जबकि ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये दुश्मन को कभी भी चकमा दे सकता है। आपको बता दें कि करीब 70,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी इस सफल टेस्ट के बाद ये सिस्टम कहीं भी पहुंचकर दुश्मन का काल बन सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई देते हुए बताया है कि भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है। भारत के अलावा रूस, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया भी इस सिस्टम को सफलतापूर्वक बना चुके हैं, जबकि चीन भी इस सिस्टम को तैयार करने में जुटा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।